रेशो होती है, और अगर इस रेशो को आप जो है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें फिर ये परसेंटेज एफिशिएंसी में। इसको मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी भी सिस्टम को कोई एनर्जी देते हैं इनपुट के तौर पर, तो उस एनर्जी का एक हिस्सा जो है वो यूजफुल एनर्जी आउटपुट के तौर पर मिल रहा है, और एक हिस्सा जो है वो वेस्टेड एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। और जब मैंने एग्जाम्पल दी थी, लाइट बल्ब की एग्जाम्पल दी थी, लाइट बल्ब को जब आप एनर्जी इनपुट देते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में देते हैं, और जो आपको इससे यूजफुल आउटपुट एनर्जी मिलती है वो लाइट एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हीट की फॉर्म में मिलती है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो एनर्जी इनपुट होता है वो यूजफुल एनर्जी प्लस वेस्टेड एनर्जी को मिलाकर होता है, और इसमें जो है वो जो यूजफुल एनर्जी है उसको जब आप टोटल एनर्जी से डिवाइड करते हैं इनपुट एनर्जी से तो एफिशिएंसी आ जाता है। इसके हमने वर्कशीट भी सॉल्व करना शुरू की थी। इसके जो हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, आज की क्लास में इस वर्कशीट को हम कंटिन्यू करेंगे, और इस वर्कशीट को सॉल्व करते वक्त मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हम ये फॉर्मूला भी यहाँ पे बार इस्तेमाल करेंगे। ये जो देखें पावर होती है वो किसके बराबर होती है, वो एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो कोई सी भी एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर। इसके अलावा बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर बराबर होती थी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। ये फॉर्मूला भी एक दो दफा यहाँ पर इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ओलिविस में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर बराबर है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल जो है सॉल्व कर लिया था परसों, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि अ बो ऑफ मास 400 ग्राम shoots an arrow of mass 120 gram vertically upwards. The potential energy stored in the bow just before release is 80 joules. The system has an efficiency of 28%. So what is the height reached by the arrow? ठीक है, सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है भाई कि आपने जो बो को स्ट्रेच किया, आपने जो बो को स्ट्रेच किया तो उसमें आपको कितनी एनर्जी मिली, 80 जूल्स एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है ना वो एरो की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी अल्टीमेटली जाके, जब एरो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। मतलब यहाँ से आपने एरो को फायर किया तो आपके पास एनर्जी कितनी थी, 80 जूल्स। अब ये एरो अपनी हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये यहाँ पे कौन सी एनर्जी गेन करेगा, यहाँ पे गेन करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। ये mgh जो है क्या हो जाएगा, ये mgh आपकी आउटपुट एनर्जी हो जाएगी यूजफुल। ये 80 जूल्स क्या हो जाएगा, 80 जूल्स आपका इनपुट एनर्जी, और एफिशिएंसी जो है वो 28% है। और वो एरो का जो मास है वो 120। तो यहाँ पर आपको मालूम करना है कि ये कितनी हाइट गेन करेगा, एच मालूम करना है, हो जाएगा मालूम। देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि जो परसेंटेज एफिशिएंसी है बराबर है आउटपुट यानी कि mgh डिवाइड बाय इनपुट यानी कि 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी कितनी है, 28% है। मास ऑफ एरो है 0.120, 120 ग्राम को डिवाइड बाय 1000 किया किलोग्राम में चेंज करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.81 है। हाइट आपको मालूम करनी है, डिवाइड बाय 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस एक्सप्रेशन को जरा आप सॉल्व कर लें, इसमें से h को सब्जेक्ट बनाएं, क्या करें इसमें h को सब्जेक्ट बनाएं, और जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं h कितना आ रहा है इसमें, जल्दी से। ऑलराइट, तो हमाद तौफीक साहब के मुताबिक इसका आंसर 19 मीटर आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस बेचारे का आंसर बी हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ पंप कॉल्ड अ हाइड्रोलिक रैम। In one such pump, the long approach pipe holds 500 kg of water. A valve shuts when the speed of this water reaches 200 meters per second. And the kinetic energy of this water is used to lift a small quantity of water by a height of 15 meters. The efficiency of the pump is 10%. So which mass of water could be lifted 15? देखिए ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है इस पाइप के अंदर,
और ये जो पानी है पाइप के अंदर, ये कितना है? इस पानी का मास है 500 किलोग्राम। जब इस पानी की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो इस पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप यूज करते हैं एज एन इनपुट। उससे क्या होता है, वॉल्व बंद हो जाता है और यहाँ पर कुछ पानी ऊपर उठकर 15 मीटर ऊपर चला जाता है। अब जो पानी 15 मीटर ऊपर उठ के ऊपर चला जाता है, उसका मास हमें नहीं पता कितना पानी चला जाता है, लेकिन ये हाइट जो है, ये हाइट है 15 मीटर की, और m किलोग्राम पानी जो है वो उठकर ऊपर चला जाता है। तो इस सिस्टम में आपको जो इनपुट एनर्जी मिल रही है वो क्या मिल रही है? इस सिस्टम में जो आपको इनपुट एनर्जी मिल रही है वो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, और इस सिस्टम की जो आउटपुट एनर्जी है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी, वो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर जो आपकी एफिशिएंसी है सिस्टम की, वो सिर्फ 10% है। तो अगर मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो 10% बराबर होगा, आउटपुट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m, g की वैल्यू 9.81, और पानी हाइट कितनी गेन कर रहा है 15, डिवाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपका इनपुट है, हाफ की जगह 0.5 लिख दिया मैंने, और जिस पानी की काइनेटिक एनर्जी आप यूज कर रहे हैं उस पानी का मास कितना है 500, और वी स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करें, अल्लाह करे आप लोग सॉल्व कर पाए इसको। तो इसको सॉल्व करके जरा बताएं कि मास m कितना आ रहा है, शाबाश जल्दी से बताएं। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें आराम से कैलकुलेटर से, और फिर मास m निकालें कितना होगा। ऑलराइट, तो इसका आंसर 0.68 किलोग्राम आ रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 0.68 किलोग्राम, यानी कि इसका आंसर जो है वो फिर बी हो जाए। 0.68 यानी कि बी जो है इसका आंसर। ठीक है जी, चलिए जी, अब आ जाए हम सवाल नंबर 4 पे। Can a water flows from a lake into a turbine that is a vertical distance of 90 meter below the lake as shown. The mass flow rate of the water is 24 किलोग्राम पर मिनट। मास दिया हुआ है आपको और ये टाइम दिया हुआ है। The turbine has an efficiency of 75%, ये आपको एफिशिएंसी दी हुई है, और ये आपको हाइट दी हुई है इसने 90। कह रहे बताओ आउटपुट पावर जो है वो कितनी है। ठीक है, देखें बात सारी ये है कि जो एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है? एफिशिएंसी बराबर होती है एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एफिशिएंसी की बात होती है। अब यहाँ पर इनपुट एनर्जी क्या है? इनपुट एनर्जी यहाँ पर जो ये वाटर जो 90 मीटर ऊपर से नीचे आ रहा है, वाटर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो आपकी इनपुट एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो कि ऊपर से लेक से नीचे आ रहा है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर आपकी इनपुट एनर्जी है। आपको आउटपुट एनर्जी नहीं चाहिए, आउटपुट पावर चाहिए, तो आउटपुट पावर आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। आपको जो आउटपुट पावर चाहिए, तो सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये इनपुट जो है वो नीचे है इसके, ये इनपुट एनर्जी है। क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया। रुको एक मिनट में दोबारा से लिख देता हूँ। मैंने कहा कि जो परसेंटेज एफिशिएंसी है बराबर है एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने कहा एनर्जी इनपुट है यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है, और आउटपुट एनर्जी आपको नहीं चाहिए, आपको आउटपुट पावर चाहिए आप। ठीक है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी 75% है, आउटपुट पावर आपको चाहिए, तो एनर्जी बराबर होती है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। हो जाएगी आउटपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। हो जाएगा 75। आउटपुट पावर आपको चाहिए, टाइम है मिनट पर मिनट, यानी कि 60 सेकंड का टाइम। एनर्जी इनपुट है आपकी mgh, mgh में से m कितना है 2400, g कितना है 9.81, और h कितना है 90, एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब फटाफट इस पूरे को सिंप्लीफाई करके बताएंगे पावर आउटपुट का आंसर कितना।
जल्दी शाबाश। सब लोग कैलकुलेट करें इसको और देखें पावर आउटपुट का आंसर क्या। 26487 26487 ये 26487 जूल आ रहा है। आपको सारे आंसर किलोवाट में दिए, तो 26487 जो है 26487 को ये जूल है, इसको ये वॉट है, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो हो जाएगा 26.487 किलोवाट, यानी कि राउंड ऑफ करके 26 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The total energy input, ये इन आपका टोटल एनर्जी है, in a process is partly transferred to useful energy output, you useful energy output है, and partly transferred to energy that is wasted, और energy wasted W है। परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे आप, यूजफुल एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर सिंपली ए हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, here a crane is being used to lift containers of a ship. One container has a mass of 14,000 kilogram and is being lifted vertically with a speed of 3.2 meter per second. आपको मास ऑफ कंटेनर दिया हुआ है और आपको स्पीड ऑफ कंटेनर दी हुई है, जिस स्पीड से आप उसको ऊपर उठा रहे हैं। An electric motor being used to supply the power to lift the container using a current of 240 ampere. ये 240 एम्पियर आपको करंट दिया हुआ है एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2210 वोल्ट, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। कहने बताएं व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर आप जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट आपकी कौन सी एनर्जी है। यहाँ पे जो आप इनपुट दे रहे हैं सवाल में, इनपुट एनर्जी है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक, तो आपकी जो एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होती है, V इंटू आई इंटू टी। तो आपकी इनपुट एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो बराबर होगी V इंटू आई इंटू टी है। यहाँ पर V का मतलब वोल्टेज है, आई का मतलब करंट है, टी का मतलब टाइम। तो वोल्टेज आपका 2200 है, करंट आपका 240 है और टाइम आपको नहीं पता। तो ये तो आपकी इनपुट एनर्जी हो गई। यहाँ पे जो आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी है वो क्या चीज है, आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी है कि आपकी कंटेनर लिफ्ट हो रहा है mgh। कंटेनर का मास कितना है 14,000, जी की वैल्यू कहती है 9.81। कितनी हाइट तक कंटेनर उठ रहा है, h हाइट तक उठ रहा है, जो कि आपको नहीं पता। अब आप यहाँ पर अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं तो एफिशिएंसी बराबर है यूजफुल आउटपुट। यूजफुल आउटपुट कितना है आपका, यूजफुल आउटपुट आपका है 14,000 इंटू 9.81 इंटू h, और टोटल इनपुट कितना है आपका 2200 इंटू 240 इंटू टी, टाइम नहीं पता। अब इसमें जो ये h अपॉन टी है, यानी कि हाइट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीड। और स्पीड आपको कितनी गिवन है, स्पीड आपको 3.2 मीटर पर सेकंड गिवन, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। देन फुल एंड फाइनल ये बनेगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 3.2 डिवाइड बाय 2200 इंटू 240 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इस पे को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, शाबाश जल्दी से। हम इस पूरे को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है।
ऑलराइट, तो उसका आंसर आ रहा है 83%। ठीक है, उसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 83%। ठीक है जी, 83 इसका आंसर आएगा। चलिए जब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि a pump of a water pumping system uses 2 kilowatt of electrical power when raising water. The pumping system lifts 16 kilogram of water per second to a vertical height of 7 meter. So what is the efficiency of the pumping system? यानी कि सवाल में कह रहे हैं कि एक वाटर पंप है जो कि 2 किलोवाट की इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करके पानी को ऊपर रेस करता है। तो वो 16 किलोग्राम पानी पर सेकंड रेस करता है 7 मीटर की हाइट तक। बताएं इसकी एफिशिएंसी कितनी है। चलिए ये सवाल आप लोग सॉल्व करें, शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, उसका आंसर बताएं मुझे क्या आ रहा है। ऑलराइट, तो ज्यादातर का आंसर जो 55% आ रहा है। चेक करते हैं इसका आंसर 55% ही होगा। लेकिन मसला ये है कि ये जो है 2 किलोवाट या फिर 2000 वाट, ये क्या चीज है? ये आपकी पावर इनपुट है।
और आप 16 किलोग्राम वाटर को रेस कर रहे हैं कितने टाइम में? 1 सेकंड में 7 मीटर की हाइट तक। यहाँ पर जो आपका एनर्जी आउटपुट है बेसिकली वो क्या है? आपको जो एनर्जी आउटपुट है वो mgh है। जो आपका एनर्जी इनपुट है वो पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, आपको परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए, तो आप mgh को डिवाइड करेंगे पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय टाइम से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो मास आप रेस कर रहे हैं वो है 16, जी की वैल्यू है 9.81, टाइम आप ले रहे हैं 1 सेकंड, पर सेकंड बात हो रही है नहीं, टाइम तो नीचे आएगा। हाइट आप ले रहे हैं 7.0 मीटर, पावर इनपुट आपके पास है 2000 और टाइम आप ले रहे हैं 1 सेकंड, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 का। बकौल आप लोगों के इसका आंसर 55% आ रहा है। तो अगर आपने सही कैलकुलेट किया है तो फिर इसका आंसर जो 55% यानी कि डी हो जाए। ठीक है जी, चलें, डी आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें हम शाबाश सब। अब सॉल्व हुआ, किसी से आंसर आया? ओके, बाकी लोग भी मैं चाहूंगा सॉल्व करें सब लोग इसको।
ऑलराइट, तो काफी सारे लोगों ने इसका आंसर निकालिए। फुल एंड फायर का 200 आ रहा है आप लोगों का। मैं भी जरा इसको देख लेता हूँ। चलेंगे, इलेक्ट्रिक रेलवे लोकोमोटिव है जिसकी मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट 4 मेगावाट है। अब 4 मेगावाट का मतलब क्या है? 4 मेगावाट का मतलब है 4 इंटू 10⁶ ये आपकी पावर आउटपुट है। और आपको इनपुट वोल्टेज मिल रहा है कितना? 25 किलो वोल्ट। एफिशिएंसी 80% है। आपको इनपुट करंट मालूम करना है, आई मालूम करना है। ठीक है, आपको करंट आई मालूम करना है। अब देखें एफिशिएंसी क्या कहती है। एफिशिएंसी ये कहती है, एफिशिएंसी बराबर है एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100 के। अब जो एनर्जी इनपुट आउटपुट है वो बराबर होगा पावर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी इनपुट होगा पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 के। टाइम से टाइम कैंसिल। सो एफिशिएंसी इज 80%, पावर आउटपुट इज 4 एक्सपोनेंट 6। पावर इनपुट होगा वोल्टेज 25 किलो वोल्ट यानी कि 25 एक्सपोनेंट 3 इंटू करंट आपको मालूम करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो करंट आपका बराबर होगा 4 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 2500 इंटू 8। तो 4 1 एंड 4 2 सा, तो आई बराबर आ रहा है 200 एम्पियर के। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 200 एम्पियर। चलें, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी कर लेना जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लें फटाफट जल्दी से, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करें जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है इसका। ऑलराइट, अनस साहब कहते हैं इसका आंसर 117 किलो जूल्स आ रहा है। जरा देख लेते हैं इसको। क्योंकि आपको इनपुट पावर दी हुई है इलेक्ट्रिक केटल की, इनपुट पावर दी है 1.5 किलो वॉट। ठीक है, 1.5 किलो वॉट मतलब है 1500 वॉट, ये आपकी इनपुट पावर हो गई। एफिशिएंसी उसकी 65% है। 2 मिनट टाइम दिया हुआ है यानी कि 120 सेकेंड्स। पहले बताओ कितनी एनर्जी जो है वाटर को ट्रांसफर हुई, यानी कि एनर्जी आउटपुट आपसे मालूम कर। तो देखें, जो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी होती है बराबर होती है एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 के। परसेंटेज एफिशिएंसी 65% है। एनर्जी आउटपुट आपको मालूम करना है। एनर्जी इनपुट बराबर होगा इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 के। 65 बराबर होगा एनर्जी आउटपुट जो कि आपको चाहिए। पावर इनपुट आपके पास है 1500, टाइम आपके पास है 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। दैट एनर्जी आउटपुट इज इक्वल टू 65 इंटू 1500 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। So energy output should be equal to 65 into 15 into 120। क्योंकि आपको सारे आंसर किलो में चाहिए तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दें। तो बकौल आप लोग इसका आंसर आ रहा है 170 किलो जूल्स।
ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट। तो ये आपकी जो है वर्कशीट नंबर 29 जो है खत्म हुई और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर। कल इंशाल्लाह आप लोग जो है वो जब कॉलेज आएंगे तो हम जो इंशाल्लाह ताला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफॉर्मेशन का, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा हमारा। अभी आप लोगों को एक काम करना है, वो ये करना है कि आप लोग असाइनमेंट नंबर 14 तो सबमिट करा चुके हैं। अब आप लोग ये करेंगे असाइनमेंट नंबर 15 भी सबमिट कराएं। तो मैं आपको अभी गूगल क्लासरूम पर अभी असाइन कर रहा हूँ मैं आपको, सही है ना? गूगल क्लासरूम का ये रहा, गूगल क्लासरूम। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम पे मैं आपको भी असाइन कर रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 15। ठीक, जो असाइनमेंट नंबर 15 है वो आप लोग सॉल्व करें, सैटरडे तक की मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ उसकी। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 15 और इसको आपको सबमिट करना है सैटरडे तक। सैटरडे तक सबमिट करना है आपको इसको। और ये आप वही सैटरडे नाइट तक रात 12 बजे से पहले इसको सबमिट करा दें। इसके अलावा टेस्ट नंबर 14 और 15 जो है वो आप लोगों का होगा। टेस्ट नंबर 14 जो है वो वर्क और एनर्जी से रिलेटेड होगा, असाइनमेंट 14 से रिलेटेड होगा। और टेस्ट नंबर 15 जो है वो एफिशिएंसी और पावर से रिलेटेड होगा, यानी कि असाइनमेंट नंबर 15 से रिलेटेड होगा। टेस्ट कब होगा, कितनी देर का होगा, ये सब तफसील आपको मिस सुमेरा जो है वो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा संडे को आप लोगों की क्लास होगी। संडे को जो आप लोगों की क्लास होगी वो तकरीबन कोई सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हो, यानी कि 11:30 to 1:30 आपकी क्लास होगी। रेगुलर क्लास होगी, ये कोई बैकअप क्लास नहीं है। बैकअप क्लास जो है अभी बाद में देखेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि सिलेबस आपका जरा थोड़ा तेज चले। तो संडे की रेगुलर क्लास है आपकी, यानी कि उसमें हम सिलेबस कवर करेंगे। तो संडे की क्लास को एक्स्ट्रा क्लास समझकर या बैकअप क्लास समझकर छोड़िएगा मत, सब लोगों को आना है। और संडे की क्लास में जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो भी सिलेबस चल रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें शायद मैं वेव्स भी स्टार्ट करा दूं। कल मैं डिफॉर्मेशन का चैप्टर शुरू करूंगा, 2 दिन में डिफॉर्मेशन का अच्छा खासा चैप्टर हो जाएगा। हो सकता है कि संडे को जो है डिफॉर्मेशन का चैप्टर खत्म हो जाए। तो बस संडे को डिफॉर्मेशन का चैप्टर खत्म हो गया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मैं वेव्स का चैप्टर शुरू करा दूं। ठीक है, तो बस जरा संडे क्लास भी ख्याल रखिएगा। बाकी आप जो है ये असाइनमेंट नंबर 15 जो है इसको कंप्लीट करें और टेस्ट नंबर 14 और 15 की तैयारी पकड़ें। ठीक है, और मजीद क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर मैं अभी शुरू नहीं कराना चाह रहा, तो बस आज मैं क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर देता हूँ और इंशाअल्लाह कल फिर कॉलेज में आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।